स्पाइरिकल था, फिर एट्रियम था, ट्रैकी में काइटिनस स्ट्रक्चर भी हैं, फिर ट्रैकियोल्स एक्चुअली टिश्यू तक जा रही हैं एंड दे डोंट हैव एनी काइटिनस स्ट्रक्चर, दे आर डिवॉइड ऑफ काइटिनस स्ट्रक्चर्स। यहाँ कोई भी काइटिन का बना हुआ पार्ट नहीं है। और ट्रैकियोल्स जो है वो अपने एंड पर, है ना, अपने एंड पर टिश्यू फ्लूइड कैरी करती हैं और उस फ्लूइड में ही, उस फ्लूइड की हेल्प से ही एक्चुअली में गैसियस एक्सचेंज हो पाता है बाय डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ जो भी एक्सचेंज होगा वो बाय डिफ्यूजन होगा। तो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज करके टिश्यू की सेल्स तक जाएगी और जो CO2 है वो वापस से टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगी और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। राइट तो ये मैंने आपको दिखाया एक स्पाइरिकल जो एक ट्रैकी से अटैच है और फिर ट्रैकियोल्स का स्ट्रक्चर। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो पूरे कॉकरोच में देखने पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो दिस इज द एक्चुअल नेटवर्क ऑफ ट्रैकीज, है ना, मेन ट्रैकियल ट्रंक्स। तो कुछ इस तरीके से पूरी बॉडी में ये ट्रैकीज का नेटवर्क पाया जाता है, इसीलिए इस सिस्टम को नाम दिया जाता है ट्रैकियल सिस्टम। बात समझ में आई? ट्रैकियल सिस्टम नाम दिया क्योंकि ये ट्रैकीज का एक नेटवर्क है। तो एक्चुअली होता क्या है कि कॉकरोच की बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकियल ट्रंक पाए जाते हैं। मेन 3 पेयर पाए जाते हैं ट्रैकियल ट्रंक के। आप ये देखिए, यहां लिखा हुआ है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक और वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक। ठीक है, ये अपनी पोजीशन भी बता रहे हैं, ये वेंट्रल साइड में है, ये डॉर्सल साइड में है और ये लेटरल साइड में है। तो 3 पेयर ऑफ ट्रैकियल ट्रंक पाए जाते हैं। ट्रंक बोलने से मतलब है कि ये बड़े ट्रैकियाज हैं, ये बड़ी ट्रैकियल ट्यूब्स हैं और बाद में इन्हीं ट्रैकियल ट्रंक्स के फर्दर डिवीजन होते जाते हैं और पूरी बॉडी में नेटवर्क फैल जाता है। कुछ बात समझ आई? 3 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक्स पाए जा रहे हैं। ट्रंक जो है वो बड़ी ट्रैकीज हैं, राइट और फिर उनके फर्दर जो डिविजन्स हैं वो पूरी बॉडी में स्प्रेडेड हैं, फैले हुए हैं और एक ट्रैकियल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। राइट तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकियल सिस्टम और द रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, स्ट्रक्चर के बाद अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होता है ब्रीदिंग, पहले सांस अंदर ली जाएगी और फिर उसमें जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक पहुंचाई जाएगी। राइट तो जो मैकेनिज्म है उसका एक इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाता है ब्रीदिंग, सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस को बॉडी के अंदर लेना और फिर सांस को बाहर छोड़ना। राइट तो कॉकरोच में जो 2 प्रोसेस हैं इसमें रोल है डोर्सोवेंट्रल या टर्गोस्टर्नल मसल्स का। इन मसल्स के रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही एब्डोमिनल कैविटी का साइज लगातार कम और ज्यादा होता रहता है और जो कि एक बहुत मेन इवेंट बनाता है ब्रीदिंग इवेंट में, ब्रीदिंग प्रोसेस में। क्लियर? जो ये मसल्स हैं, नाम क्या है? डोर्सोवेंट्रल मसल्स और टर्गोस्टर्नल मसल्स। इन मसल्स में जब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तब एब्डोमिनल कैविटी का साइज कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और जब जब ये मसल्स रिलैक्स होंगी, फैलेंगी, तब तब एब्डोमिनल कैविटी का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर एक स्टेटमेंट यूज किया गया है कि the contraction and relaxation of turgosternal muscles cause rhythmic contraction and expansion of abdominal cavity. Right? ये बोल रहे हैं कि डोर्सोवेंट्रल मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के कारण जो एब्डोमिनल कैविटी है वो भी लगातार
छोटी और बड़ी होती रहती है, उसके साइज पर भी अंतर पड़ता है। क्लियर? तो अब समझते हैं कैसे, या कैसे एब्डोमिनल कैविटी का साइज कम या ज्यादा होने से ब्रीदिंग में हेल्प मिलती है। राइट? चलिए, तो ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब सांस अंदर ली जाएगी, तो सांस के अंदर लेने के प्रोसेस को ही हम इनहेलेशन बोलते हैं। टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। सांस अंदर जाएगी तो इनहेलेशन कहलाएगा। और ये प्रोसेस अफेक्टेड होगा बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डोर्सोवेंट्रल और टर्गोस्टर्नल मसल्स। इनहेलेशन के दौरान, सांस अंदर लेने के दौरान, ये मसल्स जो हैं वो रिलैक्स मोड पर हैं। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब मसल्स रिलैक्स कर रही हैं तो एब्डोमिनल कैविटी का साइज बढ़ गया है। कॉकरोच के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने से क्या हुआ कि जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था एब्डोमेन में वो कम हुआ। पहले सेम एयर कम स्पेस में थी तो वो ज्यादा प्रेशर दिखा रही थी। अब सेम एयर का स्पेस बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है, तो कॉकरोच के अंदर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है? तो एयर का प्रेशर जब कम हुआ बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर के कंपैरिजन में बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है एयर का, और एयर हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? तो बॉडी के अंदर कम था और बॉडी के बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर हाई टू लो मूव कर जाती है। एयर थ्रू स्पाइरकल्स बॉडी के अंदर मूव कर जाती है। एयर मूव्स इनटू द बॉडी थ्रू स्पाइरकल्स और इनहेलेशन कंप्लीट हो जाता है। कुछ बात समझ में आई? डोर्सोवेंट्रल मसल्स ने रिलैक्स किया तो एब्डोमिनल कैविटी का साइज बढ़ गया। एब्डोमिनल कैविटी का साइज बढ़ने से कॉकरोच की बॉडी में, पर्टिकुलर कॉकरोच की बॉडी में एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया और उसके कंपैरिजन में बाहर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो एयर मूव कर जाती है फ्रॉम इट्स हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू इट्स लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर जो है वो बाहर से कॉकरोच की बॉडी में एंटर कर जाती है थ्रू स्पाइरकल। स्पाइरकल से ट्रैकी में जाती है, ट्रैकी से ट्रैकियोल में, और हम जानते हैं जो ट्रैकियोल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? वो टिश्यूज में प्रेजेंट हैं। ठीक है? जहां पे टिश्यू फ्लूइड है तो वो एयर जो है वो उस टिश्यू में डिसॉल्व हो जाती है और वहां से टिश्यू जो है वो ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं। ठीक है? इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस होगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब सांस बाहर निकाली जाएगी तो जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस होगा। तब क्या होगा कि जो डोर्सोवेंट्रल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन शो हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी का साइज कम हो जाएगा। ठीक है? साइज कम होते ही एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्डोमेन में बढ़ जाएगा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके कंपैरिजन में बाहर कम है तो एयर मूव कर जाएगी हाई टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएगी थ्रू स्पाइरकल्स। कुछ बात समझ में आई? इंस्पिरेशन का या इनहेलेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगा एक्सहेलेशन। राइट? यहां मसल्स ने रिलैक्स किया है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एब्डोमिनल कैविटी का साइज कम हो जाएगा। साइज कम होते ही एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा इनसाइड द एब्डोमेन, और बाहर प्रेशर कॉकरोच की बॉडी के कंपैरिजन में कम है, तो एयर मूव कर जाएगी फ्रॉम द हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो एयर है वो अंदर से बाहर चली जाएगी थ्रू स्पाइरकल,
और जब वो बाहर जाएगी तो वो अपने साथ CO2 को बाहर ले जाएगी, राइट? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।